तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं मनु कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान। अगर आप पीजी कर रहे हैं और थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको जो मिलने वाला है आज ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो है चैप्टर नंबर 9, जो कि है अवधान, अभिरुचि और मनोवृत्ति, यानी अटेंशन, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड के बारे में मिलने वाला है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, फिर भी करीब करीब 45 से 50 मिनट के आसपास चलने वाला चैप्टर है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आने वाला है ये चीज़, और आप बेहतरीन तरीके से जो है इन चीज़ों को सीखेंगे। तो आइए और देखते हैं। सबसे पहले अवधान क्या है। हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं अवधान क्या होता है, अटेंशन क्या होता है, और चयनात्मक अवधान के बारे में पढ़ चुके होंगे। और भी कई सारे तरह के अवधान होते हैं जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन आइए और थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपकी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाएंगी। तो अवधान क्या है, यानी अवधान का मतलब ध्यान होता है, अटेंशन। जब हम बोलते हैं कीप अटेंशन, इसका मतलब एकाग्रचित हो जाओ, ध्यान दो मेरी बातों पे, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बातों को गौर करो। ये इसी का मतलब जो है यही होता है। तो अवधान जो है व्यक्ति की वह मानसिक शक्ति है जिसके कारण वह किसी वस्तु पर ध्यान देता है। परंतु अवधान की जो है आधुनिक अर्थ जो है ध्यान देना है। ध्यान देना एक जो है प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसमें जो है उपस्थित वस्तु उसे हमेशा प्रभावित करती है, लेकिन व्यक्ति उन सभी वस्तुओं की ओर जो है एक साथ ध्यान नहीं दे पाता, परंतु अपनी आवश्यकता तथा अभिरुचि के अनुकूल चुनकर किसी खास वस्तु की ओर ध्यान देता है। कभी कभी वस्तुओं के गुण के जो है अनुसार किसी खास वस्तु की ओर व्यक्ति ध्यान देता है। अतः अवधान या फिर ध्यान की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि अवधान वह चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उत्तेजना विषयों को जो है अपने ध्यान ध्यान केंद्र में ले आते हैं। इसकी जो है परिभाषा में कुछ बातें जो है मुख्य हैं, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देता है खास करके नेट के एग्जाम में। एक नंबर है ये अवधान जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा नंबर है कि अवधान जो है एक चयनात्मक प्रक्रिया है, कि हम जिसको पे चयन करेंगे उसी को बेहतरीन तरीके से सुन सकते हैं। लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि जो है उसकी तीव्रता वो क्या है, साउंड तीव्रता क्या है। तीसरा नंबर है इसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकता, अभिरुचि या वस्तु के जो है गुण के अनुकूल उत्तेजना को चुनकर अपनी चेतना या फिर ध्यान केंद्र में लेकर आता है। तो अपने से चुन रहा है, इसका मतलब चयनात्मक अवधान है। अवधान की विशेषताएं क्या है, तो आइए और देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। पहला नंबर है कि चयनात्मक स्वरूप। जैसे कि एक नॉर्मल सा चीज़ है कि कोई व्यक्ति भूखा हो, तो भूखे व्यक्ति का ध्यान सबसे तरफ पहले किसकी तरफ जाएगा भैया, खाने की तरफ। अगर कोई व्यक्ति प्यासा हो तो उसका ध्यान जो सबसे पहले किधर जाएगा, पीने की तरफ ना, पानी ज़्यादा मिल जाए उधर ही जाएगा। तो अवधान की जो है मुख्य विशेषता यह है कि अवधान जो है एक चयनात्मक प्रक्रिया है। वातावरण में उपस्थित सभी वस्तुओं की ओर जो है व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है। अपनी आवश्यकता एवं अभिरुचि के अनुकूल एक या फिर जो है अधिक वस्तुओं को चुनकर उनकी ओर ध्यान चला जाता है। दूसरा नंबर है चंचलता। ध्यान का जो एक मुख्य विशेषता इसकी चंचलता है। ध्यान प्रक्रिया इतनी चंचल होती है कि किसी एक वस्तु पर 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा समय तक ध्यान नहीं टिक सकता है। जैसे मान लो एक बालक अपने कमरे में बैठा किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहा हो, टेबल पर रखी हुई घड़ी से टिक टिक की आवाज़ आ रही हो। बालक को कभी यह तेज सुनाई पड़ेगी, कभी सुनाई नहीं पड़ेगी। कारण यह है कि जब उसका ध्यान उधर जो है घड़ी की तरफ ज़्यादा होगा तो सुनाई ज़्यादा पड़ेगी, और जब जो है उसका ध्यान वो अध्ययन की तरफ होगा तो फिर वो ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी भी नहीं, हो सकता है। तीसरा नंबर है अवधान विभाजन, यानी डेविएशन ऑफ अटेंशन। अवधान के स्वरूप के संबंध में जो है महत्वपूर्ण समस्या है कि अवधान जो है इसका विभाजन संभव है या फिर नहीं है। अध्ययनों के निरीक्षणों से पता चलता है कि ध्यान का विभाजन संभव नहीं है। एक समय में एक से ज़्यादा वस्तुओं की ओर जो है कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाता है।
हो सकता है कुछ बातें सुन के चले जाएं परंतु वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी, या फिर किसी और चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। चौथा नंबर है अवधान विस्तार यानी स्पैन ऑफ अटेंशन। अवधान की एक विशेषता यह भी है कि व्यक्ति सभी उत्तेजनाओं को अपने ध्यान केंद्र में लाने में समर्थ नहीं होता, अतः एक साथ जितनी वस्तुओं को अपने ध्यान केंद्र में लाने में समर्थ रहता है होता है उसे जो है ध्यान विस्तार कहा जाता है। पांचवा नंबर जो है ये उद्देश्य। अवधान एक जो है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसके द्वारा व्यक्ति अपने उद्देश्य को जो है पूरा करता है, अथवा ऐसा कहें कि वो अपने उद्देश्य से प्रभावित होकर किसी वस्तु की ओर ध्यान देता है। जैसे जो है भूखे का उद्देश्य क्या होता है? भोजन प्राप्त करना। कभी कभी हम अपनी जो है बिना इच्छा के भी जो है किसी वस्तु के गुण से प्रभावित होकर उसकी ओर ध्यान देते हैं, लेकिन गहरे अर्थ में वहाँ पर कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हुआ रहता है। छठा नंबर है शरीर अभियोजन, शारीरिक अभियोजन यानी बॉडली एडजस्टमेंट। ध्यान की एक विशेषता जो है ये शारीरिक जो है समायोजन है। जिस वस्तु की ओर हम ध्यान देते हैं उसकी ओर हमारा शरीर भी जो है समायोजित हो जाता है। जैसे एक बिल्ली जब चूहे को पकड़ने के लिए के ताक में ध्यान लगाकर बैठी रहती है तो एक खास शारीरिक मुद्रा में होती है, जिसे हम समझ जाते हैं कि उसका जो है ध्यान ये चूहे पे है और जैसे इस समय मिलेगा वो चूहे का जो है खेल खत्म कर देगी। इसके बाद अवधान के कितने प्रकार हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अवधान के जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला है आकस्मिक, इसको सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ना, इसको आपको यहाँ पे ही मिलेगा। दूसरा है ऐच्छिक और तीसरा है अनैच्छिक। ऐच्छिक ध्यान जो है ये प्रत्यक्ष होता है और दूसरा और इसमें जो है प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। उसी तरह अनैच्छिक ध्यान जो है ये रैंडम भी होता है या फिर जो है स्वाभाविक भी होता है। तो आइए और इसके बारे में आकस्मिक ध्यान क्या होता है, ऐच्छिक अनैच्छिक क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आकस्मिक ध्यान यानी कैजुअल अटेंशन। आकस्मिक ध्यान उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति का ध्यान किसी वस्तु पर आकस्मिक रूप से चला जाता है। इसमें इसके लिए जो है व्यक्ति को प्रयास नहीं करना पड़ता है। ध्यान जो है यह अधिक देर नहीं टिकता है। जैसे हम बाजार के खिलौने ही ले लें और बच्चे जब जाते हैं वहाँ पर तो कभी एक खिलौना कभी वो खिलौना कभी वो खिलौना, वही खिलौना चाहिए और वो रोने लग जाते हैं। कभी वो एक चीज़ पे नहीं रुक पाते, जो चीज़ देखते हैं उनको वही चीज़ चाहिए। दूसरा है ऐच्छिक ध्यान जिसको हम वॉलंटरी अटेंशन बोलते हैं। ऐच्छिक अवधान का जो है तात्पर्य उस अवधान से है जिसमें ध्यान देने वाला की आवश्यकता जो है तथा जो है उसकी ध्यान देने वाले की जो है आवश्यकता और इच्छा की जो है प्रधानता होती है। बालक जानबूझकर अपनी इच्छा से जो है किसी वस्तु की ओर ध्यान देता है। ऐच्छिक ध्यान जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष ऐच्छिक अवधान और दूसरा है अप्रत्यक्ष ऐच्छिक अवधान यानी इनडायरेक्ट वॉलंटरी अटेंशन। जब बालक किसी वस्तु की ओर जो है प्रयास के साथ ध्यान लगाता है तो उसे प्रत्यक्ष ऐच्छिक जो है ये अवधान कहते हैं। जैसे जो है बालक वर्ग के भीतर छात्र अपने जो है ध्यान को शोरगुल से जो है हटाकर शिक्षक की बातों में लगाए रखता है। इसी तरह परीक्षा के समय बालक अपने ध्यान को जो है अध्ययन में लगाने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत जो है अप्रत्यक्ष अनैच्छिक ध्यान की जो है इसमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बालकों का जो है ये आदत हो सकता है या फिर जो है अस्थायित्व हो सकता है। तीसरा नंबर है अनैच्छिक ध्यान। अनैच्छिक जो है अवधान में जो है ध्यान देने वाले की जो है इच्छा या फिर जो आवश्यकता की प्रधानता नहीं होती, बल्कि वस्तु के जो है गुण या फिर जो है विशेषता की जो है प्रधानता होती है। वस्तु में ही जो है कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण इच्छा नहीं रहने पर भी उसकी ओर ध्यान चला जाता है। अनैच्छिक जो है अवधान ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनभिप्रेरित और दूसरा है स्वाभाविक ऐच्छिक ध्यान। तो जब वस्तुएं जो है ऐसी प्रभावशाली होती है कि हमारा ध्यान जो है बिना इच्छा के ही उनकी ओर चला जाता है तो हम इसे अनभिप्रेरित जो है अनैच्छिक ध्यान कहते हैं, यानी रैंडम इलुवेंटरी अटेंशन बोलते हैं। इस वर्ग के सभी छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक शिक्षक की बात सुन रहे हैं और पीछे से धमाके की आवाज़ है, टायर फट जाए फिर कुछ और हो जाए तो फिर वहाँ पे ध्यान अचानक चला जाएगा। इसके विपरीत जब हम इच्छा नहीं रखने पर भी जो है ऐसी वस्तुओं की ओर ध्यान देते हैं जिससे हमारी शिक्षा, अभ्यास, मनोवृत्ति आदि से संपन्न होती है तो इसे जो है स्वाभाविक ऐच्छिक ध्यान देखते हैं। जैसे कि भाई कितना भी ज़रूरी काम हो लेकिन अचानक कानों में कुछ मधुर सा जो है आपका फेवरेट गाना बज जो है सुनाई देने लग जाए तो ध्यान उधर चला जाता है।
इसके बाद जो है ध्यान के जो है निर्धारक, और ध्यान के निर्धारक क्या क्या हैं आइए और जान लेते हैं। पहला है बाह्य निर्धारक और दूसरा है आंतरिक निर्धारक। इसको देख लेते हैं। और ध्यान के जो है सबसे पहले हम बाह्य धारा जो है ये निर्धारक को जान देख लेते हैं, उसके बाद आंतरिक निर्धारक को भी हम देख लेंगे। तो पहला नंबर है उत्तेजना की तीव्रता। जो उत्तेजना जो यानी कि जो है सबसे पहले बाह्य निर्धारक को हम देख लेते हैं। कभी कभी जो उत्तेजना की कुछ ऐसी विशेषता होती है कि इच्छा नहीं रहने पर भी हमारा ध्यान उस ओर खींच दे जाता है, और उत्तेजना की जो ऐसी विशेषता को अवधान का जो है बाह्य निर्धारक कहा जाता है। और यह जो है विशेषता या गुण जो है वस्तु के उत्तेजना में ही होता है, इसलिए इसे वस्तुनिष्ठ निर्धारक भी कहा जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स भी कहा जाता है। पहला नंबर है इसमें निर्धारक में उत्तेजना की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ सिलोमेस। जो उत्तेजना जो है तीव्र होती है वह हमारे ध्यान को अधिक आकर्षित करती है। इसका कारण यह है कि ऐसी उत्तेजना से जो है ज्ञानेंद्रिय शीघ्र ही प्रभावित हो जाती है। जैसे हल्की रोशनी की अपेक्षा तेज रोशनी की ओर, धीमी आवाज़ की अपेक्षा तेज आवाज़ की ओर, और भी कई सारे हल्की सुगंध की अपेक्षा जो है वो तेज सुगंध, तीव्र सुगंध की ओर ध्यान जो है तुरंत चला जाता है। दूसरा नंबर है उत्तेजना का सत्ता काल, वो कितना देर तक है। जो उत्तेजना अधिक देर तक ठहरेगी भाई हमारा ध्यान उतना ही अधिक आकर्षित करेगी, क्योंकि जो है अधिक देर तक ठहरने के कारण जो है हमारी ज्ञानेंद्रियां जो है वो अधिक प्रभावित करती है। एक दो बार आपके दरवाजे पे कोई ठक ठक करे, हो सकता है आप ध्यान ना दें, लेकिन वो लगातार करता रहे, नॉक करता रहे, तो फिर तब तो भाई ध्यान देना पड़ेगा ना, लगेगा कोई ज़रूरी काम हो गया। तीसरा नंबर है उत्तेजना का विरोध। विरोधी उत्तेजनाएं हमारे ध्यान को जो है अपनी ओर खींचती हैं, और सभी काले छात्रों के बीच एक गोरा छात्र आ जाए तो बहुत सारे लड़के हैं और उनके बीच जो है एक सुंदर सी लड़की आ के बैठ जाए। लड़कों का तो स्वभाव ऐसा होता है, बस एक लड़की होनी चाहिए, उनका ध्यान उनकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि एज जो है ये मैटर करता है। सबसे मेन चीज़ है एज। उसके बाद जो है उत्तेजना की पुनरावृत्ति। जो काम में जो है ना बार बार पुनरावृत्त हो रहा हो उस पर ध्यान सहज ही चला जाएगा, क्योंकि हम उसके तरफ जो है बाध्य हो जाते हैं। इसके बाद पांचवा नंबर है उत्तेजना का पृथक्करण, यानी कि आइसोलेशन। जो वस्तु जो है एकांत में होती है तो हमारा ध्यान उधर सहज ही चला जाता है। जैसे मान के चलिए कि परिवार में सब लोग हंसी और खुश है, खुशनुमा माहौल है, अचानक अगर कोई व्यक्ति जो है मुंह फुला के उधर बैठा हो, टेंशन में बैठा हो, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ से चला जाएगा। जो विद्यार्थी जो हैं वो क्लास में पढ़ रहे हैं वो मस्ती में, और अचानक कोई बाहर मुर्गा बना हुआ हो तो उस तरफ भी हमारा ध्यान सहज से चला जाता है। इसके बाद उत्तेजना की नवीनता। नई वस्तुओं की जो है चाह के सबों में होती है, शायद इसी कारण नवीन वस्तुओं की ओर जो है हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है। जैसे कोई छात्र जो है, सारे लोग नॉर्मल रेगुलर कपड़े पहन के आ रहे हैं, लेकिन कोई दिन एक दिन कोई है पूरा झाड़ झूड़ के आ जाए तो सहज भाव से जो है हमारा ध्यान उसके तरफ चला जाता है। इसके बाद उत्तेजना का आकार। भाई उत्तेजना का आकार थोड़ा जो है स्टिमुलस का साइज जो है वो बड़ा होगा स्टिमुलस का, तो फिर ध्यान उस पर चला ही जाता है। जैसे हम देखते हैं कटआउट काफ़ी बड़े बड़े जो होल्डिंग्स बैनर लगते हैं उस पर ध्यान हमारा सहज रूप से चला जाता है। इसके बाद जो उत्तेजना की गति। जैसे सीधी सी बात है कि एक चिड़िया जो बैठी हुई है उससे ज़्यादा जो है चल रही चीज़ पे ध्यान ज़्यादा जाएगा। रियलिटी है, एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ हो और हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो, तो सबसे सहज ध्यान किस तरफ जाएगा, उड़ रहे हेलीकॉप्टर पे। इसके बाद उत्तेजना में जो है परिवर्तन। उत्तेजना अथवा जो है परिस्थिति में परिवर्तन के कारण हमारा ध्यान जो है सहज जो है उस तरफ खिंच चला जाता है। जैसे कि आपके कमरे में जो आप बैठे हो और अचानक हो सकता है आप एसी में रूम में बैठे हो या फिर पंखे के नीचे बैठे हो, और अचानक जो है वो काम करना बंद कर दे, सिर्फ पंखा अचानक बंद हो जाए, तो फिर हमारा ध्यान उस तरफ चला जाएगा।
इसके बाद उत्तेजना की स्थिति, जो उत्तेजना जो है हमारे सामने होती है उस पर जो है हमारा ध्यान पहले चला जाता है, और जो उत्तेजना पीछे होती है उस पर हमारा ध्यान कम जाता है। इसी तरह दाईं की ओर जो है अब की अपेक्षा जो है बाईं की ओर जो है उत्तेजना पर हमारा ध्यान पहले चला जाता है, क्योंकि बाईं की तरफ जो है ये दाईं के मान के चलिए जो मेरा हाथ है ये बायां, यानी इसका जो है इधर फंक्शंस जो है ये जनरेट हो रहा है, तो इधर का थोड़ा तेज काम करता है। इसके बाद जो है उत्तेजना का निर्धारक, दूसरा नंबर जो है ये उत्तेजना का जो है आंतरिक निर्धारक। बाह्य निर्धारक में जो हमने 10 पढ़ा, और आंतरिक निर्धारक को भी आइए और थोड़ा सा देख लेते हैं। जब वातावरण की वस्तुओं में से जो है व्यक्ति अपनी इच्छा, आवश्यकता और रुचि के अनुकूल किसी वस्तु को चुनकर उस पर ध्यान देता है, तो इसे आंतरिक निर्धारक कहते हैं। अतः कह सकते हैं कि जो है अवधान के जो है आंतरिक निर्धारकों का जो है तात्पर्य उन कारकों से है जो प्रधानतः व्यक्ति की आवश्यकता, मनोदशा, अभिरुचि, मनोवृत्ति, पूर्वानुभव तथा जो है स्मृति से संबंध है। तो इन जो है आंतरिक निर्धारक जो है इनके कुछ प्रकार हैं, आइए उनको जानते हैं। पहला नंबर है आवश्यकता। व्यक्ति का जो है अवधान पर जो है उसकी आवश्यकता या फिर इच्छा का गहरा जो है प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अपनी जो है आवश्यकता के अनुसार ही जो है वस्तुओं को किसी खास वस्तु को चुनकर उस पर ध्यान देता है। जैसे छात्र जो है पुस्तक खरीदने की आवश्यकता से बाजार जाता है, तो सबसे पहले उसका सहज जो है वो दुकान पे जो ध्यान किताब के दुकान पे चला जाता है। दूसरा नंबर है अभिरुचि। सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जाके और पीछे देख सकते हैं। चयनात्मक में ही पढ़ना था मेरे ख्याल से। उसके बाद अभिरुचि है इंटरेस्ट। बालकों के जो है अवधान पर उनकी अभिरुचि का असर पड़ता है। जिस चीज़ में जो है उनकी रुचि होती है उसकी आवश्यकता ना रहने पर भी जो है उनका ध्यान उस ओर चला जाता है। लाख जो है आवश्यक काम आने पर भी संगीत की जो है स्वर लहरी सुनते हैं, और संगीत प्रेमी के जो है कदम रुक जाते हैं और उस और जो है उसका सहज ही ध्यान चला जाता है। इसके बाद है अर्थ, यानी कि जिस विषय के अर्थ में जो है बच्चे परिचित होते हैं उसका ध्यान जो है वो उधर चला जाता है। इसके विपरीत जिस विषय के अर्थ में परिचित नहीं होते हैं, अथवा जो है जो विषय उनके लिए अर्थहीन हो, यानी इंटरेस्टेड ना हो या फिर ज़रूरी ना हो उनका उनकी लाइफ में कोई किसी ने बताया नहीं कि भाई ये जो सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए ज़रूरी हो सकता है, तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता। चौथा नंबर है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति और अवधान का जो है गहरा संबंध है, इसीलिए जो है एक हजाम का ध्यान जो है बाल की कटाई की ओर आसानी से चल जाता है। हालांकि सेकेंड सेमेस्टर में हमने इसको प्रशिक्षण के तौर पे पढ़ा था। इसके बाद छठा नंबर है आदत, यानी हैबिट। आदत के कारण भी जो है हम किसी वस्तु विशेष की ओर ध्यान देते हैं। जिनको चाय की आदत है, भाई चाय की दुकान पे चले जाएंगे। किसी को जो चीज़ आया खाने की आदत है वो उसको अगर अच्छा लगता है तो फिर वो उस तरफ ध्यान दे देता है, सहज ही चला जाता है। इसके बाद है लक्ष्य या फिर उद्देश्य। लक्ष्य को जो है आकर्षित करने में व्यक्ति के जो है लक्ष्य और उद्देश्य का भी हाथ होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी नए शहर में चला जाता है और उसका अभिप्राय क्या है, सिनेमा देखना, तो भाई वो सिनेमा की तरफ को जाएगा। उसके बाद है अवधान का जो है शैक्षणिक महत्व क्या है, यानी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंशन। आइए और इसको जानते हैं। पहला नंबर है वातावरण। विद्यालय का भीतरी भाग जो है वर्ग है, जिसका जो है बाह्य वातावरण कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा घर से बाहर स्वतः जो है बच्चे वो दौड़ते चले आए। विद्यालय में घर के जैसा अपनापन और जीवन सहयोगी समानों की जो है उपस्थिति जो है अपेक्षित होती है। बच्चों में जो है एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न की जानी चाहिए, जिसके चलते वो सहज भाव से ही जो है विद्यालय आने के लिए हमेशा उत्सुक रहे। इसके बाद है विषय परिवर्तन। लगातार एक ही प्रकार की जो है पढ़ाई वो अगर बच्चे करते रहें तो सबसे पहले ना उनका उस विषय से यार मोह भंग हो जाता है। रियलिटी बताता हूँ, इसीलिए ना सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अगर पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा जो है
इन चीज़ों के बारे में उन्हें समझो, और समय समय पढ़ने पे जो है आप जो है सब्जेक्ट भी चेंज कर कर के पढ़ाओ। और इसीलिए जो आपने देखा होगा कि जो स्कूल होते हैं उनमें अगर 6 घंटा पढ़ाना है, 5 घंटे क्लास चलना है, तो उसमें 6-7 जो है घंटी सब्जेक्ट वाइज जो है वो लग रखा जाता है, ताकि जो बच्चे हैं वो बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को समझ पाएँ। इसके बाद है योग्य अध्यापक। अध्यापक का जो है योग होना भी आवश्यक है। शिक्षकों के जो है शारीरिक सुंदरता, मानसिक योग्यता, न्यायप्रियता, सामाजिक आदि जो है गुणों का होना आवश्यक है। इससे बच्चे जो है उनकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं और अपने पाठ्य की ओर जो है ध्यान दे पाते हैं। इसके बाद 5वां नंबर है सहानुभूति पूर्ण व्यवहार। बालकों का ध्यान जो है पाठ की ओर केंद्रित हो, इसके लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। 6ठा नंबर है विषय की सार्थकता। अध्यापक को चाहिए कि वे बालकों को किसी विषय की सार्थकता एवं उपयोगिता से अवगत करा दें। उससे उनका जो है ध्यान उस विषय की ओर आकृष्ट हो जाता है और उनकी जो है रुचि बढ़ती है। 7वां नंबर है अनौपचारिक शिक्षा। माता पिता तथा अभिभावकों को जो है चाहिए कि वो अपने बच्चों के ध्यान को अनौपचारिक शिक्षा के प्रति आकर्षित करें, ताकि वे शिक्षालय में औपचारिक शिक्षा की ओर जो है सहज ध्यान दे सकें। इसके बाद है अभिरुचि, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अवधान के बारे में पढ़ लिया, अब अभिरुचि पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मनोवृत्ति पढ़ेंगे। अभिरुचि का अर्थ क्या है भाई? किसी भी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट होना, यह तो इंग्लिश हो गया, लेकिन अभिरुचि है क्या? आइए और थोड़ा सा इसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। स्काउट के अनुसार जो है अभिरुचि का तात्पर्य व्यक्ति की पसंद या फिर नापसंदगी से है, यानी लाइक और डिसलाइक से है। वहीं ड्राइवर ने कहा है कि अभिरुचि का जो है सक्रिय अर्थ विन्यास है, यानी डिस्पोजिशन है। वहीं मैकडूगल ने कहा है अभिरुचि का जो है व्यवहार ध्यान के एक निर्धारित तत्व के अर्थ में किया है। इनके अनुसार जो है रुचि जो है अव्यक्त अवधान है। वहीं स्किनर ने जो है रुचि को एक प्रेरक माना है, और इनके अनुसार जो है रुचि वो आंतरिक प्रेरणा है जो व्यक्ति के कार्य तथा आचरण की दिशा को जो है संकेत करती है। और इन विवेचनों से जो है ये चीज़ स्पष्ट हो जाता है, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि अभिरुचि के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों के जो है विचार एक दूसरे से विरोधी हैं, लेकिन गंभीरता से जो है विचार करने पर यह विरोध समाप्त हो जाता है। और वास्तव में जो है अभिरुचि की जो है अभिव्यक्ति कभी पसंद या नापसंद के रूप में, कभी ध्यान के रूप में, कभी प्रेरणा के रूप में होती है। अभिरुचि का जो है पर्यायवाची शब्द जो है इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट जो है ये लैटिन शब्द है, कोई अंग्रेजी शब्द ना। जिस वस्तु में जो है हमारी रुचि होती है उससे संबंध जो है, उससे हम संबंध जो है होते हैं, और हमारा जो है कोई उसके साथ प्रयोजन होता है। रसेल ने जो है अभिरुचि के व्यवहार का अर्थ इस व्यापक अर्थ में किया है, और उन्होंने जो है कहा है कि रुचि जो है ये व्यक्ति की वह अवस्था है जिसके कारण वह किसी वस्तु या फिर व्यक्ति या क्रिया से संबंध होता है, और तब तक वह समृद्ध रहता है जब तक यह अवस्था बनी रहती है। वहीं गिलफोर्ड ने कहा है कि यह किसी क्रिया या फिर वस्तु की व्यक्ति की ओर ध्यान देने, उसके प्रति आकर्षित होने, उसे पसंद करने या फिर है संतुष्टि प्राप्त करने की प्रवृत्ति को अभिरुचि कहते हैं। अभिरुचि के जो है कुछ प्रकार हैं। पहला है व्यक्त अभिरुचि, दूसरा है प्रकट अभिरुचि, तीसरा है परीक्षित अभिरुचि, और चौथा है आविष्कारिका संबंधी अभिरुचि। आइए और इसको हम देख लेते हैं। तो पहला नंबर है व्यक्त अभिरुचि, जिसको हम एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट बोलते हैं। इसका जो है तात्पर्य ऐसी अभिरुचि से है जिसकी जो है तत्कालिक चेतना व्यक्ति को रहती है और पूछे जाने पर आसानी से बता सकता है। जैसे शिक्षक द्वारा पूछे जाने पर यदि कोई बालक यह बताता है कि उसकी रुचि गणित या फिर विज्ञान में है, तो उसे हम इस वजह से व्यक्त अभिरुचि कहेंगे। दूसरा है प्रकट अभिरुचि। इसका जो है तात्पर्य ऐसी अभिरुचि से है जिसकी जो है अभिव्यक्ति कार्य या फिर जो है क्रिया से होती है। जैसे कोई लड़का क्रिकेट खेलता है तो सहज भाव से हम कह सकते हैं इसकी अभिरुचि, इसका इंटरेस्ट जो है क्रिकेट खेलने में है। तीसरा नंबर है परीक्षित अभिरुचि। इसमें जो है व्यक्तियों के उपलब्ध के आधार पे होते हैं, उपलब्धि के आधार पर। जैसे कि जो है किसी एग्जाम में देखा जाता है कि किसी लड़के का नंबर इस किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा है, इसका मतलब माना जाता है कि भाई
हो सकता है कि उस बच्चे का जो है रुचि इस सब्जेक्ट में रहा हो। उसके बाद चौथा नंबर है ऐसी अभिरुचि जिसकी जानकारी मानक आविष्कारिका के आधार पर होती है, उसे आविष्कारिका संबंधी अभिरुचि कहते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये परीक्षित अभिरुचि अधिक महत्वपूर्ण। तो एक शिक्षक या फिर अभिभावक को हमेशा चाहिए कि बच्चों की जो है इस अभिरुचि की जानकारी प्राप्त करें और उतने जो है यथासंभव जो है प्रोत्साहित करें ताकि वह अपने जीवन को जो है सर्वांगीण विकास के राह पे दौड़ा सके। इसके बाद अभिरुचियों की जो है जांच क्या होती है, तो बालकों की शैक्षिक अभिरुचि तथा व्यावसायिक जो है अभिरुचि मापने के लिए जिन आविष्कारिकों का जो है उपयोग अक्सर किया जाता है उसमें जो है कूडर प्रेफरेंस, इसके बाद थॉर्स्टन इंटरेस्ट शेड्यूल, लाभ सिंह द्वारा जो है निर्मित व्यावसायिक एवं शैक्षिक जो है अभिरुचि आविष्कारिका आदि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आइए और ध्यान और अभिरुचि के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानने के बाद हम जो है वो मनोवृत्ति की तरफ बढ़ेंगे। भाई और दो तीन टॉपिक हैं जो एक दूसरे से जो है को रिलेट किए गए हैं भाई, और इनको ये थोड़ा सा बेहतर होने वाला है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान जरूर देना। अवधान और अभिरुचि यानी अटेंशन और इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और क्या अंतर है देख लेते हैं। ध्यान और अभिरुचि के बीच गहरा संबंध है। जिस ओर हमारी रुचि होती है उस तरफ हमारा ध्यान जाता है और जिस तरफ ध्यान होता है उसी तरफ हमारी रुचि होती है। मैकडोगल ने कहा है कि अभिरुचि जो है व्यक्त अवधान है और ध्यान जो है अभिरुचि की ही जो एक व्यक्त रूप है। इस प्रकार कहना कठिन है कि अवधान जो है अभिरुचि पर आधारित है या फिर अभिरुचि अवधान पर आधारित है। वास्तव में ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, वे एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं और एक दूसरे का पोषण भी करते हैं। दूसरा नंबर है अवधान और अभिरुचि के घनिष्ठ होते हुए भी जो है एक दूसरे से भिन्न। पहली बात यह है कि जिस विषय की ओर हम ध्यान देते हैं उस विषय की ओर हमारी रुचि भी हो, और हो सके ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी रुचि नहीं रहने पर भी कुछ अन्य कारणों से भी हमारा जो है वस्तु व्यक्ति या क्रिया की ओर ध्यान पड़ता है। जैसे रुचि नहीं रहने पर भी बालकों के अंदर जो है वर्ग के अंदर अध्यापन पर ध्यान देना पड़ता है। प्रश्न उठाया जाता है कि अरुचिकर वस्तुओं की ओर हम ध्यान क्यों देते हैं। तो वास्तव में जो है व्यक्ति का हर कार्य जो है उद्देश्यपूर्ण होता है। अपने लक्ष्य या फिर जो है उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जो है कभी कभी दुखद या अरुचि कार्य भी करना पड़ता है। और कुछ जो है छात्र अपने पाठ की रुचि जो है और अपने रुचि की ओर ध्यान रुचि के लिए ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि जो है ये असफलता से जो है डरने के भय से जो है ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही मिल जाता है सफलता वैसे ही वो काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो है अवधान वस्तुनिष्ठ है और अपनी अभिरुचि जो है आत्मनिष्ठ जो है इसका, जबकि अभिरुचि जो है आत्मनिष्ठ है। यही कारण है कि अवधान का संबंध किसी वाय वस्तु से होता है और अभिरुचि का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से होता है। इसके बाद अभिरुचि और मनोवृत्ति यानी जो है इंटरेस्ट और एटीट्यूड में क्या संबंध है, क्या अंतर है, आइए इसको देख लेते हैं। मनोवृत्ति का जो है तात्पर्य मानसिकता से है, जब जिसका जो है गहरा प्रभाव व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण निर्णय तथा जो है आत्मज्ञान के पहलुओं पर पड़ता है। इसलिए बालकों में जो है शिक्षा की अभिरुचि के साथ साथ जो है मनोवृत्ति का भी जो है महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। मनोवृत्ति का जो है अभिरुचि से घनिष्ठ संबंध है और इसका जिस जिस वस्तु या फिर व्यक्ति की क्रिया हमारी रुचि के होती है उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति है वो अनुकूल होती है, सकारात्मक होती है। जिस तरह जो है इसी तरह जिस वस्तु के में जो है हमारी रुचि नहीं होती है उसके प्रति हमारी मनोवृत्ति भी जो है अनुकूल नहीं रहती है। मनोवृत्ति और अभिरुचि जन्मजात नहीं होती बल्कि जो है विकास क्रम में व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है और इनके विकास पर जो है जैविक और सामाजिक कई प्रकार के कारकों का प्रभाव पड़ता है। फिर भी जो अभिरुचि और जो है मनोवृत्ति में अंतर है। पहला जो है ये है कि अभिरुचि हमेशा सकारात्मक होती है, लेकिन मनोवृत्ति जो है ये सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक होती है। और दूसरे नंबर ये है कि मनोवृत्ति की अपेक्षा जो है अभिरुचि है अधिक सक्रिय होती है, रियलिटी भी है, इंटरेस्ट जो है अधिक सक्रिय होता है। इसके बाद जो है अभिरुचि विकास के कारक हैं या फिर नहीं, आइए और देख लेते हैं। बोहलर ने जो है बोहलर और डीमोक लेहमैन ने 1987 आदि में जो है इन्होंने अपने अध्ययनों के जो है आधार पर बताया कि विभिन्न अवस्थाओं में जो है बालकों की जो है विभिन्न
रूप की स्वरूप की जो है रुचियाँ होती है। आइए और उनको देख लेते हैं कि अब अभिरुचि विकास पर जो है कुछ कारकों का प्रभाव पड़ता है। वो कारक कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर है एज यानी आयु। अभिरुचि विकास का जो है आयु पर प्रभाव पड़ता है और आयु वृद्धि के साथ साथ जो है बालकों की रुचि बदलती रहती है। इस संदर्भ में जो है बूलर और डिमेक का अध्ययन जो है उल्लेखनीय है। दूसरा नंबर है यौन भेद। यौन भेद का प्रभाव जो है ये अभिरुचि विकास पर पड़ता है और लड़कियां लड़कों के बीच पहले परिपक्व हो जाती हैं और शारीरिक रचना तथा जो है स्वभाव के कारण भी दोनों के बीच जो है रुचि में अंतर पैदा हो जाता है। और यही कारण है कि बच्चे जो बाहर खेलना पसंद करते हैं वहीं लड़कियां जो है ये इंडोर वाला काम करना या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो खेलती हैं, गुड़िया बनाकर। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिससे वो खेलना पसंद करती हैं। तीसरा नंबर है बुद्धि। अभिरुचि विकास का जो है ये बुद्धि पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों से या निरीक्षणों से पता चलता है कि तीव्र बुद्धि के बालकों की रुचि जटिल कार्यों में अधिक होती है। ऐसे बालक जो है निरस्त तथा लगातार होने वाले कार्यों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कम बुद्धि वाले बालकों की अभिरुचि साधारण एवं सरल कार्यों में अधिक होती है। लेविस मैकघी टर्मन आदि के जो है अध्ययनों से पता चलता है कि अधोरुचि और बुद्धि के जो है घनिष्ठ संबंध होते हुए दोनों में जो है धनात्मक सहसंबंध नहीं है। इसके बाद जो है चौथा नंबर ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। आइए और इसको हम देख लेते हैं। अभिरुचि विकास पर जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। अतः विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों से जो है आने वाले बालकों की अभिरुचियों में अंतर होना स्वाभाविक है। पांचवा नंबर है आर्थिक स्थिति। ये आर्थिक का भी तो पड़ेगा। आर्थिक स्थिति का भी जो प्रभाव ये अभिरुचि के विकास पर पड़ता है। प्राय हम देखते हैं कि धनी माता पिता के बच्चों जो है बच्चे में जो है कैमरा रखने और चित्र खींचने की जो अभिरुचि ज़्यादा पाई जाती है। अब तो नॉर्मल हो गया भाई स्मार्टफोन आने के बाद, लेकिन ये उस समय का है। परंतु गरीब माता के पिता के बच्चों में प्राय ऐसा नहीं देखा जाता। इसका मुख्य कारण यह है कि गरीब माता पिता के बच्चे की जो है ऐसी आदत जो है वो, या फिर ऐसे कहें कि व्यय जो है पैसा लगने वाला है, वो माता पिता वहन नहीं कर सकते हैं। रियलिटी तो यही है। उसके बाद है सांस्कृतिक संस्कृति। इस तरह संस्कृति का प्रभाव जो है अभिरुचि के विकास पर पड़ता है। विभिन्न संस्कृतियों के बालकों में जो है बातों के सामने जो है बातों के समान होने के बावजूद जो है बालकों में बातों के जो है समान होने के बावजूद जो है संस्कृति के कारण उनकी रुचि भिन्नता पाई जाती है। इसके बाद है हमारा अभिरुचि और शिक्षा यानी कि इंटरेस्ट एंड एजुकेशन में क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये और इसको देखते हैं। और आई थिंक काफ़ी ज़्यादा है जो है ये बेहतर होने वाला है। तो आइए और शुरू करते हैं। बालकों की जो है शिक्षा में अभिरुचि का महत्व का जो है ये महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में सफल शिक्षा के लिए अभिरुचि एक जो है आवश्यक शर्त है। कारण यह है कि अभिरुचि का जो है संबंध भावना या फिर इच्छा से गहरा होता है। जिस विषय में जो है बालकों की रुचि होती है उसके प्रति वे अच्छी भावनाएं रखते हैं और उन्हें जो है उसके अध्ययन में उन्हें आनंद मिलता है। खेलना क्या है भाई, जहाँ जो साधन और साध्य जो है एक ही होता है। शिक्षा अभिरुचि का जो है महत्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। जहाँ जो है साधन और साध्य एक ही होता है वहाँ अभिरुचि का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है। जैसे खेलना साधन है और साध्य भी, इसीलिए खेलते समय बालकों को आनंद मिलता है। दूसरी ओर जहाँ साधन और साध्य एक नहीं होते वहाँ अभिरुचि अप्रत्यक्ष रहता है। जैसे अध्ययन करना साधन है और परीक्षा में सफलता प्राप्त करना साध्य है। इसीलिए अध्ययन करते समय बालकों को आनंद नहीं मिलता है, मगर सफलता पाने पर उन्हें आनंद मिलता है। ड्रेवर ने 1921 में अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि अभिरुचि शैक्षिक जो है विकास को सहज और स्वाभाविक बना देती है। फ्रायर ने जो है 1931 में व्यवसाय में रुचि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि रुचि जो है व्यवसाय को आकर्षित, आनंददायक और सहज बना देती है। बालकों को जो है उनकी रुचि के अनुकूल शिक्षा देना अध्यापन तथा अध्यापन की ओर उनकी जो है रुचि को जगाना और विकसित करना शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक है। और इसके लिए कुछ जो है चरण वो लाए जाते हैं, जो है उपयोग भी किए जाते हैं और उनका जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों के जो है शैक्षिक जीवन पे। पहला नंबर है शिक्षालय के वातावरण को जो है स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाए ताकि बच्चे इस ओर आकर्षित हो सकें। दूसरा नंबर है शिक्षकों को चाहिए वो उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग करें ताकि बालकों की रुचि अध्यापन में बनी रहे। तीसरा नंबर है
शिक्षकों को इन बातों का जो है ध्यान देना चाहिए कि बालकों के विकास की जो है विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की अभिरुचियाँ होती हैं, इसके अनुकूल ही उन्हें पाठ्यक्रम तथा जो है अध्यापन विधि का चयन करना चाहिए। चौथा नंबर है बालकों के जो है बौद्धिक स्तर तथा शैक्षिक स्तर में एकरूपता होनी चाहिए। अत्यधिक कठिन तथा अत्यधिक जो है आसान विषयों में बच्चे रुचि नहीं रखते हैं। पाँचवा नंबर है शिक्षकों को चाहिए वो बालकों को अपने अध्यापन के लक्ष्य के उद्देश्य से जो है अवगत करा दे। छठा नंबर है शिक्षकों को चाहिए वे किसी नए विषय को जो है पूर्व परिचित संबंधों के विषयों के जो है संदर्भ में बताएं। इसको हम पहले वाले चैप्टर में इसके जो पिछले यानी 2 चैप्टर पीछे हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है सातवां नंबर है शिक्षक को चाहिए कि वे पढ़ाते समय चित्र मॉडल आदि का उपयोग करें ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे। और इसके बाद जो है हमारा आने वाला है मनोवृत्ति। तो करीब करीब हमने 3 पार्ट में यानी कि जो अवधान पढ़ लिया, अभिरुचि पढ़ लिया और अभी जो है हम मनोवृत्ति जो है पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मनोवृत्ति कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है दोस्तों, आई थिंक 10 मिनट के अंदर अंदर ये खत्म होने वाला है। मनोवृत्ति का तात्पर्य जो है किसी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करने की जो है मानसिक तत्परता या फिर मनोदशा से है। दास ने 1998 में कहा है कि मनोवृत्ति का जो है तात्पर्य उन अर्जित व्यवहार प्रतिरूपों से है जो व्यक्ति को निश्चित व्यक्तियों या फिर जो है वस्तुओं या फिर विचारों के प्रति एक विशिष्ट ढंग से जो है क्रिया करने हेतु तैयार कर देते हैं। मनोवृत्ति की जो है कुछ विशेषताएं हैं। पहले नंबर है मनोवृत्ति एक जो है मानसिक उन्मुखता है जो व्यक्ति को किसी वस्तु या फिर जो है उत्तेजना की ओर धनात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की ओर अग्रसर करती है। दूसरा नंबर है मनोवृत्ति अर्जित होती है और व्यक्ति अपने अनुभव एवं शैक्षिक माध्यम से जो है विभिन्न मनोवृत्तियों को जो है सीख लेता है। सकारात्मक या नकारात्मक जो है ये मुख्य रूप से होती हैं, इसको तो आप याद ही रखें। तीसरा नंबर जो है मनोवृत्ति का जो है स्वरूप गत्यात्मक होता है। वर्तमान मनोवृत्ति के परिवर्तन में संभावना सदा बनी रहती है और मनोवृत्ति का जो है निश्चित प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर पड़ता है। अनुकूल मनोवृत्ति की स्थिति में हम अनुकूल व्यवहार करते हैं तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति की स्थिति में हमारा व्यवहार भी प्रतिकूल हो जाता है। पांचवा नंबर है मनोवृत्ति के मुख्य 2 प्रकार हैं, पहला है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक को जो है प्रतिकूल भी कहते हैं और धनात्मक को जो है वो अनुकूल मनोवृत्ति भी कहते हैं। मनोवृत्ति के कुछ जो है संगठक हैं, आइए उनको देख लेते हैं। पहला नंबर है संज्ञानात्मक संगठन जिसको हम कॉग्निटिव कंपोनेंट बोलते हैं। संज्ञानात्मक संगठक का अर्थ यह है कि मनोवृत्ति का एक जो है ज्ञान पक्ष होता है और इसी ज्ञान पक्ष का विश्वास पक्ष को जो है संज्ञानात्मक संगठक कहते हैं। जैसे शिक्षार्थी अपने शिक्षक को देखता है और उससे ज्ञान होता है कि यह जो है व्यक्ति सम्मानित और पूजनीय है, उसका जो है यही ज्ञान जो है ये विश्वास संज्ञानात्मक संगठक है और इस तरह से प्रत्येक मनोवृत्ति के साथ एक संज्ञानात्मक संगठक होता है। दूसरा नंबर भावात्मक संगठन यानी अफेक्टिव कंपोनेंट। मनोवृत्ति के दूसरे संगठक का जो है तात्पर्य मनोवृत्ति के भावात्मक पक्ष से है। जैसे जब किसी शिक्षार्थी की जो है नज़र उसके शिक्षक पर पड़ती है तो न केवल ज्ञान होता है कि वो उसका शिक्षक है बल्कि उसके साथ श्रद्धा और खुशी का भी भाव होता है और शिक्षकों के प्रति जो है शिक्षार्थी की मनोवृत्ति के जो है इसी संगठक को जो है भावात्मक संगठक कहते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर एक क्रियात्मक संगठक है जिसको हम कनेक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। मनोविकृति के वजह तीसरे संगठक का जो है व्यवहार संबंध ये व्यवहार पक्ष से है और व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के संज्ञान या फिर विश्वास तथा जो है भाव के अनुकूल जो व्यवहार करता है उसे जो है क्रियात्मक संगठक कहते हैं। जैसे जब शिक्षार्थी के सामने उसका शिक्षक होता है तो उसे ज्ञान होता है कि वो अपने उसके गुरु हैं, फिर उसे आदर एवं खुशी का भाव उत्पन्न हो जाता है और अंत में वो अपने गुरु के जो है चरण स्पर्श करता है और उसका यही व्यवहार जो है क्रियात्मक संगठक है। अब इसके बाद जो है हमारा शिक्षा में जो है मनोवृत्ति अध्ययन का जो है कुछ महत्व होता है और इनको हम जान लेते हैं इन महत्वों को। इसके बाद बहुत ज़्यादा देर तक ये चैप्टर नहीं चलने वाला है लेकिन कोशिश है कि 5 मिनट से पहले पहले मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूँ। पहला है शिक्षक के लिए महत्व जो है शिक्षक शिक्षार्थी और प्रभावी अध्यापन के लिए और माता पिता के लिए यानी मुख्य रूप से 4 हैं, लेकिन आखिर इनमें क्या है और क्या नहीं है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
शिक्षक के लिए फॉर द टीचर, छात्र छात्राओं की मनोवृत्ति की जानकारी शिक्षक के लिए उपयोगी तथा आवश्यक है। शिक्षक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि शिक्षार्थियों की मनोवृत्ति जो है उसके लिए सकारात्मक या नकारात्मक, यदि जो है शिक्षार्थी की मनोविकृति जो है मनोवृत्ति ये नकारात्मक या प्रतिकूल हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह इसके जो है कारण की खोज करे और उस कारण का जो है निराकरण करके और उसकी मनोवृत्ति को अनुकूल बनाए का, क्योंकि नकारात्मक मनोवृत्ति के होने पर उसका अध्यापन जो है वो प्रभावी नहीं हो सकेगा। इसी तरह जो है शिक्षक भी अपनी मनोवृत्ति को शिक्षार्थी के प्रति जो है सकारात्मक बनाए रखे। दूसरा नंबर है शिक्षार्थी के लिए मनोविकृति का जो है प्रभाव शिक्षार्थियों के शिक्षण पर काफ़ी ज़्यादा गहरा पड़ता है और इस जिस विषय के प्रति उनके मनोवृत्ति जो है अनुकूल होती है उस विषय में वो समुचित रूप से जो है अध्ययन वो करता है और जिसका लक्षण जो है शिक्षा और उसका जो है शिक्षण वो सफल होता है। लेकिन भाई जिसके प्रति प्रतिकूल होगी नकारात्मक होगी उसका शिक्षण तो सफल नहीं होगा, बाधित होगा। तो शिक्षक के लिए भी आवश्यक है कि उस शिक्षार्थी की इस मनोवृत्ति में परिवर्तन लाए तथा उस शिक्षार्थी के प्रति जो है अपनी मनोवृत्ति को अनुकूल बनाए ताकि वह अध्यापन तथा शिक्षण में जो है अभिरुचि को ले सके और उसका जो है शिक्षण वो सफल बन सके। तीसरा नंबर है प्रभावी अध्ययन के लिए। शिक्षक तथा शिक्षार्थी में किसी विषय के प्रति जब अनुकूल मनोवृत्ति होती है तो अध्यापन प्रभावी हो जाता है, लेकिन प्रतिकूल मनोवृत्ति के बीच जो है ये सफल नहीं हो पाता है। तो यदि किसी विषय के प्रति शिक्षक या शिक्षार्थी की जो है मनोवृत्ति प्रतिकूल हो तो इसमें परिवर्तन लाकर और इसे अनुकूल बनाना आवश्यक है ताकि शिक्षक जो है प्रभावी रूप से अपने अध्यापन कार्य को पूरा कर सके। इसके बाद है माता पिता के लिए। अपने बच्चों की मनोवृत्ति की जो है जानकारी माता पिता के लिए लाभप्रद है और ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। वे उनकी मनोवृत्ति को जो है ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा की जो है व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। आवश्यकता के अनुकूल उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर भी जो है माता पिता उनको इच्छित विषय की जो है शिक्षा देने में सफल होते हैं। और पांचवा नंबर है सर्वांगीण विकास के लिए, यानी कि फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो सीधी सी बात है भाई, जब मनोवृत्ति जो है आपकी सकारात्मक रहेगी, अनुकूल रहेगी, तो आप हर चीज़ में आप बेहतर करोगे। जब नहीं रहेगी तो बेहतर नहीं रहोगे। तो ज़रूरी है कि जिन जिन चीज़ों में आपकी जो है या फिर आपके स्टूडेंट्स की जो है मनोवृत्ति वो नकारात्मक है, उन चीज़ों में जो है वो चेंज उनके जो है एटीट्यूड को चेंज किया जाए और बेहतर जो है वो अपने लाइफ में कुछ ग्रहण कर सकें, ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। इसके बाद है शिक्षण परिवर्तन में जो है वर्तमान मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के उपाय क्या हैं, आइए और इनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और इसको जानने के बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना। आई थिंक 40 से 47 मिनट से पहले पहले कर लेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक को चाहिए कि वो अपने शिक्षार्थियों के जो है वर्तमान मनोवृत्ति विभिन्न विषयों एवं शिक्षक के प्रति कैसे है इसकी जानकारी हासिल करे और इसके लिए जो है वो निरीक्षक विधि, अंतर्निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, कोटि विधि आदि का उपयोग वो कर सकता है। इसके बाद जो है शिक्षा दूसरा नंबर है कि शिक्षार्थियों के वर्तमान मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने हेतु प्रत्यक्ष अनुभव विधि का प्रयोग किया जा सकता है। और जिस जिस व्यक्ति या फिर विषय के प्रति शिक्षार्थी की मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाना हो उसके प्रति प्रत्यक्ष अनुभव का जो है अवसर उन्हें दिया जाना चाहिए। जैसे किसी विद्यालय के जो है प्रधानाध्यापक को इस बात की जानकारी हो कि कुछ शिक्षार्थी अमुक शिक्षक के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं तो उनके वर्ग में जो है उपस्थित नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि उस शिक्षक की पढ़ाने की शैली अच्छी नहीं है। तो उनकी मनोवृत्ति को जो है सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए प्रधानाध्यापक उसे वर्ग में उपस्थित रहकर स्वयं उस शिक्षक को पढ़ाने की शैली का जो है आकलन की व्यवस्था कर सकता है। और इस प्रत्यक्ष अनुभव से उनकी जो है वर्तमान मनोवृत्ति में जो है परिवर्तन हो जाता है। और इसी प्रकार जो है यदि कोई शिक्षक सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी छात्र के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति रखता हो तो इस विधि द्वारा जो है उनकी मनोवृत्ति को जो है वो सकारात्मक बनाया जा सकता है। इसके बाद तीसरा नंबर है समूह प्रक्रियाएं। शिक्षण परिस्थिति में जो है शिक्षार्थियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने का उपाय यह है कि समूह प्रक्रियाओं में जो है मनोवृत्ति परिवर्तन का प्रयास किया जाए। अध्ययनों तथा दैनिक जीवन के निरीक्षणों से पता चलता है कि समूह परिस्थिति में मनोवृत्ति
परिवर्तन अधिक तथा सहज रूप से होता है, अतः शिक्षक को चाहिए कि इस विधि का उपयोग जो है विद्यार्थियों के मनोवृत्ति के परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद जो है चौथा नंबर यह है निर्वाह, भूमिका निर्वाह यानी रोल प्लेइंग। और मनोवृत्ति में जो है परिवर्तन में जो है यह भूमिका निर्वाह विधि भी जो है ये आवश्यक होती है। शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण परिस्थिति में इस विधि का जो है उपयोग करके और शिक्षार्थी के मनोवृत्तियों में जो है परिवर्तन लाने का प्रयास करें। और एक अध्ययन में जब एक अपराधी शिक्षार्थी को जो है अपराध करने की रोकने की जिम्मेदारी दी गई तो अपराध के प्रति जो है उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित होकर और नकारात्मक हो गई। उसके बाद जो है पाँचवा नंबर माता पिता का सहयोग, यानी कि विद्यालय में जो है शिक्षार्थियों की जो है परिवर्तन लाने के लिए शिक्षकों को यह चाहिए कि शिक्षार्थियों के जो है माता पिता का सहयोग लें। इसके बाद है छठा नंबर प्रतिष्ठा संसूचन, यानी जो है प्रेस्टीज सगेस्टेशन। विद्यालय में जो है मनोवृत्ति परिवर्तन लाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जो है विद्यालय में बुलाया जाता है और उनसे जो है कुछ बातें कहवाई जाती है। प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे आजकल हम देखते हैं विकास देवकीर्ति सर या फिर खान सर किसी बड़े बड़े आयोजन में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि बच्चे जो हैं कैसे बेहतर लाइफ पा सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। तो ये काम भी बहुत ज़्यादा करता है और बहुत ही ज़्यादा करता है। इसके बाद है 7 नंबर जो है ये साधनात्मक अनुकूलन, यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। विद्यालय में जो है मनोवृत्ति परिवर्तन के लिए साधनात्मक अनुकूलन की जो है भिन्न विधियों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे दंड अनुकूल, संकेत विधि, मॉडलिंग आदि का उपयोग करके और विद्यार्थियों के जो है मनोवृत्ति की इच्छित दिशा को जो है वो बदला जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर और आई थिंक कि हम 9 चैप्टर कवर कर लिए हैं और बहुत ही जल्द हम 34 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहोगे और भी सब्जेक्ट जो है हम बीच में लेके आने वाले हैं, जिसमें काउंसलिंग हो सकता है या फिर हेल्थ साइकोलॉजी हो सकता है। मेरा मानना है कि हम हेल्थ साइकोलॉजी शुरू करेंगे बहुत ही जल्द, आई थिंक 7 से 8 दिनों के बाद हम शुरू करने वाले। 2 तारीख है तो 15 तारीख के आसपास हम लेके चलते हैं कि 15 तारीख के आसपास हम शुरू कर देंगे और उम्मीद है कि आपको कुछ बेहतर वहाँ से सीखने को मिलेगा।